हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रातः क्लासेस के अंदर। तो गाइज, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज कौन सा है? सेकेंड नंबर है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए और NTPC CBD2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो गाइज, इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस सेशन से फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, समसूत्री के कोशिका विभाजन को किसका साधन माना जाता है? तो गाइज, समसूत्री होती है, उसके कोशिका विभाजन को किसका साधन माना जाता है? तो गाइज, ये माना जाता है अलैंगिक प्रजनन का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते गए समसूत्री विभाजन के बारे में, मीन्स की समसूत्री कोशिका के बारे में। समसूत्री क्या है? समसूत्री है वो कोशिका विभाजन, साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो दो चरणों में पूरी होती है। किसकी? समसूत्री की। एक की हम बात करते हैं, कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है, और सेकंड जो चरण होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मीन्स कि दो चरणों में इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अगर बात की जाए लैंगिंग के बारे में कि लैंगिंग क्या है और अलैंगिक क्या है। लैंगिंग की हम बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में दो युग्मों के मिलने से बनी रचना, मीन्स कि दो युग्मों से मिलकर बनी रचना, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट, द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये तो हो गया लैंगिक। अगर हम बात करते हैं अलैंगिक के बारे में, प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ है वो एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है गाइस। अलैंगिक जनन कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की हम बात करते हैं कि किसके द्वारा की गई थी। तो गाइस, किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इसके द्वारा। कब की गई थी? 1676 ईस्वी के अंदर। कहाँ से थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक? ये थे हॉलैंड के गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को कहा जाता है। कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मीन्स की कोशिका भित्ति के बिना ही हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं कोशिका को। अगर बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में गाइस, तो प्रोटोप्लास्ट होता क्या है ये हम बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट है एक पादप कोशिका जीवाणु कोशिका या कवक कोशिका है, जिसकी कोशिका भित्ति किसी यांत्रिक या रासायनिक विधि के द्वारा पूर्णतः हटा दी गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस। अगला देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का जो ऊर्जा गृह हम कहते हैं गाइस, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। मीन्स की पावर हाउस कहते हैं। ओके गाइस, इसमें क्या होता है? ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा है जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। ओके, और कोशिका में इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है गाइस? 1000 से 1600 के बीच। और माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके गाइज, बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? गाइज, हमारे शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75 ट्रिलियन। कितनी कोशिका होती है हमारे शरीर के अंदर? 75 ट्रिलियन, मीन्स की
75 ट्रिलियन हमारे अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। ओके गाइज, साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंडी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? गाइस ये किया गया था स्वान और स्लेडन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गाइस इन दोनों के अनुसार, जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन दोनों के अनुसार कोशिका जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रत्येक कोशिका का निर्माण है वो सजीव द्रव्य और जीव द्रव्य से जुड़ा हुआ है। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया था कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला है, कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होती है? कौन सी संरचना नहीं होती है गाइस? तो गाइस वो होती है केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है गाइस, उसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? तो गाइस कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है वो लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और गाइस जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर पूछे गए किसी न किसी एग्जाम के अंदर, और आपकी RRB NTPC और RRB ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के टूटने का दूसरा चरण होता है। जो ग्लूकोज होता है उसके टूटने का दूसरा चरण पूछा गया है। तो गैस वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसको पावर हाउस कहा जाता है गैस, आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, मानव शरीर में इनमें से किस ग्रंथि को एडम एप्पल कहा जाता है? गाइस ये एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं है, ये एडम एप्पल दूसरा है। ठीक है, तो गाइस क्या कहा जाता है? तो गाइस कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर में उपस्थित ग्रंथि होती है जिसको एडम एप्पल कहा जाता है, तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, जिसको एडम एप्पल ग्रंथि कहा जाता है। एडम एप्पल है ये बॉल जैसी होती है गाइस। ठीक है, जब हम पानी पीते हैं या फिर बात करते हैं या किसी और से बात करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो ये क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। अगर हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो लोरेंजियल प्रोमिनेंस इसकी वैज्ञानिक नाम होती है। किसका गाइस? एडम एप्पल का। बात की जाए थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो थायराइड ग्रंथि है वो T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है। T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है गाइस। और ये जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर के तापमान व मेटाबॉलिज्म है उस दोनों को कंट्रोल करती है, उन पर नियंत्रण करती है थायराइड ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? क्लोरोफिल की जो खोज की गई थी वो की गई थी जोसेफ बायनेमी केवेंटो और पियरे जोसेफ पेलेटियर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया। इनके द्वारा ही क्लोरोफिल की खोज की गई थी। गाइस डिस्कवर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जिनके द्वारा कुछ ना कुछ खोजा गया है उनको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप लोगों को पता होगा रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर बताया गया है कि NTPC
जो 7 फेज के जो एग्जाम होने वाली है वो जल्दी कनेक्ट कराएगी, और आपकी आरआरबी ग्रुप डी की भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हेयर पेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। हेयर पेटोलॉजी की बात की गई है तो गाइज ये होता है उभयचर व सरीसृप का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं उभयचर की बात करता हूं तो उभयचर को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, मेंढक। उभयचर एम्फीबिया जिसको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल मेंढक। अगर मैं सरीसृप की बात करूं गाइस, जिसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल, मीन्स की रेंगने वाले। तो कौन कौन से होंगे, सांप हो गया, मेंढक भी इसके अंदर आता है, छिपकली आती है। तो ये होंगे इनके एग्जाम्पल हो गए, उभयचर मीन्स की एम्फीबिया, सरीसृप मीन्स की रेप्टाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात की गई है तो गैस ये प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आनुवांशिकता के सिद्धांत के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है। तो गैस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, जिनकी पीढ़ी ए है, तो इसकी जो पीढ़ी होगी आने वाली बी पीढ़ी, उसके अंदर गुणों का आदान प्रदान होता है। उसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता का सिद्धांत, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। क्या जो मटर के पौधे का जो चयन किया गया था मेंडल के द्वारा, वो इसलिए किया गया था कि उनके विपरीत लक्षण है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के पास ऊर्जा होती है। जो एक घड़ी का जो दोलन होता है पेंडुलम, उसके पास ऊर्जा कौन सी होती है, तो गाइज उसके पास होती है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया। यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करते हैं तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं तो वो होती है mgh। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया। और आपने देखा होगा घड़ी का जो पेंडुलम होता है गाइस, जो दीवार पर लटकी हुई घड़ी है, उसका जो पेंडुलम होता है वो ऐसे रोटेट करता है, एक फिक्स डिस्टेंस को क्या होता है, कंप्लीट करता है। अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऊष्मा के सुचालक की बात की गई है तो गाइस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी पारा। सुचालक की बात की गई जिसके अंदर धारा का प्रवाह क्या होता है, सुचालक जिसके अंदर धारा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो पारा होता है। वैसे तो चांदी भी है, ठीक है, लेकिन पारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। जिसके अंदर जो सुचालक मीन्स की ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ओके, और अच्छा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल की बात की गई किसका मिश्र धातु होता है, तो गाइस जो मिश्र धातु होते हैं वो एक या दो से अधिक मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो गाइस पीतल की हम बात करते हैं तो किस किस के मिश्र धातु हैं, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु हैं। तांबा की हम बात करते हैं कि कितना प्रतिशत, तांबा का जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है जो तांबा का, वो होता है 75। जस्ता का जो प्रतिशत होता है वो होता है 25%। इन दोनों के मिश्र धातु से पीतल का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विरासत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो गैस किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था बॉबी और सुनतो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा हिस्टोन लिंकर डीएनए से बंधता है। तो गाइस कौन सा हिस्टोन है,
तो उसका नाम है H1 स्टोन। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का। चलते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिप्रोलॉजी किसका अध्ययन है? लिप्रोलॉजी के अध्ययन की बात की गई है तो गाइज ये है मीठे पानी की पारिस्थितिकी का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जूनोसोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो गाइज ये होता है किसके? पशु रोग के बारे में। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। मीन्स कि जो पशु को रोग होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है जूनोसोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शुक्राणु की खोज किसने की थी? शुक्राणु की खोज के बारे में बात की गई है, स्पर्म की खोज के बारे में बात की गई है, तो किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं? हॉलैंड के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एटीपी की खोज किसने की थी? एटीपी की खोज की बात की गई है, ठीक है। एटीपी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैस किसके द्वारा? कार्ल लोहमैन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1929 के अंदर। ठीक है। अगर एटीपी की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो C10 H16 N5 O13 P3 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी खोज कार्ल लोहमैन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल का जो अध्ययन होता है गाइज उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नीले हरे शैवाल और जीवाणु कितने कड़े समूह होते हैं? जो नीले हरे शैवाल हैं और जीवाणु हैं वो कितने कड़े समूह होते हैं गैस? तो गैस ये होते हैं कितने? एक कड़े समूह होते हैं। मीन्स कि इनके अंदर एक कड़ी ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस के जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो गाइस इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस सेशन से फायदा मिल सके। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे गए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।